नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले डीएलएड एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके जो जितने भी स्टाफ वाले हैं वो सभी आपको क्या बनाना चाह रहे हैं? आपका सचिव बनाना चाह रहे हैं। तो इस पर क्योंकि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं तो क्या आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया आपको करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है कि उन्हें स्पष्ट कहेंगे कि आप इसे वहन नहीं कर सकेंगे। बी है उन्हें बताएंगे कि आप उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। या सी है सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। या डी है किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि उन्हें स्पष्ट कहें कि आप इसके वहन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप क्या है, काम चोरी कर रहे हैं। आप क्या है जो आपको काम मिल रहा है या वो आपको सचिव बना रहे, तो ये आपके लिए गर्व की बात है, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। तो एक शिक्षक के नाते आपको काम से मुकरना नहीं। तो अगर आप भी काम से मुकरेंगे तो बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। बी बोल रहे उन्हें बताएं कि आप उपयुक्त नहीं हैं। तो आपको हार नहीं माना बल्कि कोशिश करनी है कि आप उपयुक्त रहें। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन, कि सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। तो ये ऑप्शन इसके लिए एक टीचर के लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण मतलब जो आपस में बातें, मतलब कि टीचर और शिक्षक के बीच जो संवाद है, संप्रेषण बोले तो कैसा संप्रेषण होना चाहिए, कैसा संवाद होना चाहिए? तो संवाद कैसे होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या सामान्य केंद्रित? तो देखिए जो कक्षा में संवाद होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही क्या है? छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित शिक्षा पर ही क्या है? बल दिया जा रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करेंगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। आपको केवल संबोधित करना है। यहाँ पर ऑप्शन संबोधन के हैं कि जो बच्चा काम करके नहीं ला रखा है, गृह कार्य करके नहीं ला रखा है, उसे आप कैसे संबोधित करेंगे? आप इसे कब पूरा करने जा रहे हैं? क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे या ऐसा बोलेंगे कि आपने इसको नहीं किया, कोशिश करो? सी ऑफ बोलता है कि आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। ये डी कह रहा है कि अब आपके लिए इसे नज़रअंदाज करना अच्छा होगा। तो कौन सा आप क्या बोलना पसंद करेंगे? आपको क्या कहना चाहिए? देखिए ए ऑप्शन क्या बोलता है कि आप इसे कब पूरा करने जा रहे हैं। तो मतलब आप बच्चे पे छोड़ रहे हैं कि अब वो उसकी मर्जी, वो जब पूरा करेगा। कब पूरा करेगा तो भगवान जाने वो कब पूरा करेगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है कि आपने इसको नहीं किया, कोशिश करो। तो आप उसको केवल सांत्वना टाइप की दे रहे हो, हाँ भाई नहीं करेगा तो चलो कोशिश करो, तो वो पता नहीं कब तक कोशिश करता रहेगा। क्योंकि गृह कार्य आपने दिया है तो दूसरे दिन आपको चेक करना है। तो सभी ने ला रखा, उसने नहीं ला रखा है। तो इसका मतलब आपको उससे डायरेक्ट पूछना होगा कि आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। क्या पता कोई और कारण रहा होगा, ठीक है, क्यों जिसे वो बहाने ना मारे। डायरेक्ट उसको पूछना कि आपने इसे क्यों नहीं किया। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। और डी क्या बोल रहा है कि अब आपको नज़रअंदाज करना अच्छा होगा। तो नज़रअंदाज तो करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, फिर वो हमेशा एक तरह कामचोर बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतरक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन जो सीखने वाला है, सीखने वाला मतलब बच्चे के लिए बात हो रही है यहाँ पर, जो अधिगम करता है। तो बच्चा यहाँ पर अधिगम करता है, तो बच्चे के लिए या अधिगम कोई भी करा, सीख कोई भी रहा, किसी की बात कर ले, लेकिन मेन यहाँ पर बच्चों के लिए फोकस है। सीखने वाले को अंतरक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है, मतलब जिससे वो क्या है अच्छे से अपना बोले तो विचार वगैरह प्रकट कर सके। तो फिल्मों का उपयोग करके, अब फिल्म अगर वो देखे, क्योंकि फिल्म तो एक पर्दे पर चल रही है, तो यहाँ पर वो अंतरक्रिया उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, भले उससे कुछ है, क्योंकि वहाँ पर विजुअलाइजेशन है तो सीखेगा जरूर। बी है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। अब विशेषज्ञ कोई व्याख्यान दे रहा है तो या तो उसके लिए। सी है छोटे समूह में चर्चा। और डी है टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना। जैसे आजकल लॉकडाउन के बाद क्या है, जो टीवियों पर क्या है, देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतरक्रिया करेगा, अधिक स्वतंत्र रूप से वो करेगा, वो है छोटे समूह की चर्चा। जब क्या है आप बच्चों के एक छोटे छोटे समूह बनाएंगे तो छोटे बच्चे आपस में जो चर्चा करेंगे उसमें वो सबसे ज़्यादा अंतरक्रिया करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि छात्रों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? अपने छात्रों से प्यार करे, सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार करे, या व्यक्तिगत ध्यान देवे, या अच्छी तरह से संवाद करे।
तो क्या बोल रहे हैं कि छात्रों के साथ अच्छा तालमेल यहाँ पर विकसित करना है। तो अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए कि उसे अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए। जब वो छात्रों के साथ अच्छे ढंग से वो संवाद करेगा, उनमें संप्रेषण होगा, तो तभी क्या है, अच्छा तालमेल विकसित होगा छात्र और शिक्षक के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने प्रश्न पूछा और सभी के अधिकतर बच्चे क्या है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि चलो मैं इसका जवाब दूं। तो आपको ये ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बल कि आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। कि आप नाराज होंगे? तो नाराज तो नहीं होंगे, आपको खुशी होनी चाहिए कि चलो भाई जो आप पूछ रहे हैं सभी को आतुरा है भी है। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे, तो ये भी ठीक है कि अच्छा लक्षण है, बात सही है। सी ऑप्शन है कि आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे। तो ये भी ठीक है कि भाई कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या कमी है, उसमें फिर आप उस हिसाब से सुधार करोगे। तो आपको ये देखने का मौका मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। जो शिक्षण, यहाँ पे शिक्षक की बात नहीं हो रही है, शिक्षण की बात हो रही है। जो टीचिंग हो रहा है उसकी गुणवत्ता परिलक्षित किससे होगी? छात्रों के पास प्रतिशत से, जो परसेंटेज है प्रतिशत का, या उससे, या बी ऑप्शन बोलता है कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या कक्षा में बनी चुप्पी की अवधि आधार पर। शिक्षण की गुणवत्ता कैसे परिलक्षित होगी? कि आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और कैसे पता चलेगा कि बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया, उन्होंने शिक्षण क्या है अच्छे ढंग से उन्होंने ग्रहण किया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि छात्र आपसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने जो पढ़ाया छात्र आपसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर ये क्या होगी, शिक्षण की गुणवत्ता ही परिलक्षित होगी। शिक्षण की गुणवत्ता का पता चलेगा उनके प्रश्नों की गुणवत्ता के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। एक गाइड की भूमिका निभाकर, सत्ता की मूर्ति बनकर, छात्रों के लिए एक मित्र के रूप में, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल, कैसे वो तालमेल स्थापित कर पाएगा? तो क्या वो एक गाइड की भूमिका निभाएगा, या मूर्ति बना रहेगा, क्लास में जाएगा मूर्ति की तरह वो खड़ा रहेगा, या छात्रों के लिए मित्र के रूप में होगा, या अपने ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करेगा? तो डी ऑप्शन सबसे सटीक है कि अपना ज्ञान और कौशल के साथ जो छात्रों को प्रभावित करेगा, तो बच्चों का साथ उसका क्या है, सबसे अच्छा तालमेल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। तो शिक्षक को चाहिए, एक छात्र आपके घर आ रहा है, कुछ समस्या है, तो ए ऑप्शन है कि उचित सहायता का विस्तार करें और उसका मनोबल बढ़ाएं, उसे सुझाव देवें, उसे शिक्षक के घर कभी नहीं आना चाहिए। या सी है विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्या को हल करें, उसे प्रधानाचार्य से मिलने और समस्या को हल करने का सुझाव दें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, उचित सहायता का विस्तार करें और उसका मनोबल हम बढ़ाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, या डी ऑप्शन कहता है कि बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो कौन सा यहाँ पर है? परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, ये एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है थोड़े के लिए कि चलो भाई बच्चों को पास में होना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये नहीं, ये कार्य नहीं है। अच्छा खिलाड़ी बनाना, तो जो यहाँ पर सबसे उचित है वो है सी ऑप्शन। देखो यहाँ पर है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, कि बालकों में जो उनके मन में जो चिंतन होगा उसकी योग्यता का उसको विकास करे कि वो अपने हिसाब से फिर चिंता कर सके भाई उसको, या विचार कर सके उसे क्या करना है आपके भविष्य में। तो अगर आपने उसको क्या कर दिया बोले तो उसको प्रेरित कर दिया कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले, तो फिर क्या है हर चीज़ वो अपने हिसाब से अच्छे ढंग से कर सकता है। और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि आपने बच्चों को उनको स्वप्रेरित करने के लिए आपने कुछ इस तरह से प्रेरित किया कि उनके अंदर अपने आप ही प्रेरणा जगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है सी यहाँ पर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश डैश, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है कि अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। मतलब किस चीज़ का दर क्या, इतिहास, भाषा, गणित या विज्ञान? तो सीधी सी बात है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में ये क्या होते हैं, विश्लेषण क्षमता और प्रयोग वगैरह ये सारी किस्में हैं विज्ञान में होते हैं। तो चलिए, तो कोई छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही है।
अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा, अलावा मतलब इस एक को छोड़ के सभी कथन सही है। ठीक है, तो कई जगह इस जगह पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपने देखिए मित्र, शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होना चाहिए, आपने बोला बिल्कुल सही होना चाहिए, आपने और ऑप्शन देखे नहीं। लेकिन पूछ क्या रहा है कि एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही है, मतलब एक कथन गलत है और सारे कथन सही है। तो पहला कथन तो बिल्कुल कैसा है, सही है, तो हमें गलत कथन देखना है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होना चाहिए, अध्यापक को बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षक वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। तो ये क्वेश्चन ये क्या है, ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सही है, मतलब यही पूछ रहा है वो। वह कक्षा का नेता होता है, तो बिल्कुल शिक्षक क्या है, कक्षा का नेता होता है। समाज की आवश्यकता के अनुसार उसका दृष्टिकोण व व्यवहार बदलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। समाज क्या करता है, मतलब समाज का जो प्रतिरूप है वो एक शिक्षक है। शिक्षक जैसा होगा समाज उस हिसाब से होने लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपर्क में क्या है, समाज शिक्षक के संपर्क में आता है। तो समाज की आवश्यकता के अनुसार उसका दृष्टिकोण और व्यवहार बदलता है। तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन है कि वह वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत था, और तो सारे के सारे बिल्कुल शिक्षक पे बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षक का कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र अधिक चौकस रहे होंगे, वातावरण सीखने के अनुकूल होगा, या छात्र इसकी सराहना करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि शिक्षक का कक्ष व्यवहार अच्छा क्यों होना चाहिए, तो सी ऑप्शन बोलता है आपको कि वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना अच्छा वातावरण सीखने के लिए होगा। ठीक है, अब आया टीचर वो बहुत गुस्से में है, तो बच्चे तो वैसे ही घबरा जाएंगे, तो वो सीख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को क्या करने में, व्याख्या करने में, नए ज्ञान के सृजन में, पुनः प्रस्तुत करने में, या आसानी से समझने में। तो आसानी से समझने में मदद करता है। अब जब वो आसानी से समझेगा तो सारी चीज़ें उसके अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो व्याख्या भी कर पाएगा, नए ज्ञान वो सृजित कर सकेगा, और पुनः प्रस्तुत करने में दोबारा अगर उसको बोला चलो भाई आपने जो सीखा फिर बताओ, तो उसको आसानी से बता भी सकता है। तो सबसे पहले तो उसको क्या है, समझना होगा ना। तो 14 का यहाँ पर डी ऑप्शन है कि पहले वो आसानी से समझेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस नाम से विख्यात हुई। तो जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना है वो वर्धा शिक्षा योजना से के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसी नाम से वो विख्यात भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन जैसा जनरली होता ही है, एक हाफ ले लिया और एक ईयरली, या सतत मूल्यांकन, या निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या बोल के पाठ्यक्रम के अंत में अगर मूल्यांकन हो रहा है तो वो क्या है, सही मूल्यांकन है। किस विधि में विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। तो हो सकता है कि उस टाइम बच्चों को ध्यान है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीज़ें को भूल गए, या रिपीट नहीं करे, रिविजन नहीं हो पाए उनका। ठीक, तो ऐसा हो सकता है। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होता है कि वो थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं, उनको सब कुछ ध्यान रहता है, और बाद में वो सबसे मतलब नहीं हो सकता है। तो जो सबसे सटीक है वो है सतत मूल्यांकन, कि लगातार अगर मूल्यांकन किया जा रहा है, जैसे मतलब स्कूलों में लगातार सतत मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आ गया, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, फिर मंथली टेस्ट हो गया, फिर जो 2 तो होते हैं सेमेस्टर टाइप के, एक हाफ ईयरली, ईयरली। तो जो लगातार मूल्यांकन हो रहे हैं, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। सही मूल्यांकन क्या है, निम्न में किस विधि में विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन कैसे होगा, सतत मूल्यांकन के द्वारा होगा। रही बात जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, एक शिक्षणकालीन मूल्यांकन, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो, ये तो देखो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन था, ठीक है, या पाठ्यक्रम, और ये है आपका जैसे आप जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के बीच में ही, कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सफल रहा, मतलब कि जो आपने अधिगम करवाया बच्चों से वो कितना सफल, जो आप पढ़ा रहे हैं वो कितना सही बच्चों को समझ में आया। तो बीच बीच में क्लास के दौरान ही जो मूल्यांकन होता है उसको ही हम क्या करते हैं, कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सी ऑप्शन सही है कि सतत मूल्यांकन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा मुख्य ही सतत मूल्यांकन है, और इससे अधिकतर बार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे। उनकी अवहेलना करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, या उन्हें कक्षा में नहीं बैठने देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो निगेटिव चीज़ें हैं वो तो कभी भी उत्तर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अवहेलना करना, उनको डांटना, पीटना, या कक्षा से बाहर कर देना, मतलब उद्देश्य कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि कोई भी जो छात्र जिसको भी आप अधिगम करवा रहे हैं, या जो छात्र है वो सीख रहा है, तो एक तो वो क्या है, अधिगम से बाहर नहीं होना चाहिए कभी भी।
ठीक है, मतलब उसको उसमें पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। और एक वो क्या होनी चाहिए, जो भी क्लास है वो कैसी होनी चाहिए, एक जीवंत कक्षा होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे बच्चे उसमें भाग ले सकें। और शिक्षा कैसी, छात्र केंद्रित, मतलब हर चीज़ जो है वो छात्रों के अनुकूल हो। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो ऑप्शन आपका उसी तरफ से बन जाता है सही। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया और उसके माता पिता गलत सजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने के लिए एक वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ठीक है, आपने गलती से किसी को मार दिया, क्योंकि मार तो सकते नहीं, दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुस्सा कई बार, क्योंकि मानव है तो गुस्सा कई बार आ जाता है, तो भाई आपने दंडित भी कर दिया और अब उसके माता पिता गलत सजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं किससे, एक अन्य आपका जो सीनियर है उस शिक्षक से, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे, आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, आप अपमान महसूस करेंगे और छात्र पर ध्यान देना बंद करेंगे, या आप माता पिता को व्यक्तिगत रूप से चर्चा के लिए बुलाएंगे। तो क्या करेंगे आप। अब देखिए डी ऑप्शन थोड़ा लग रहा है कि भाई देखिए प्रधानाचार्य को सूचित तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि वरिष्ठ शिक्षक से वो अभी वो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सबसे सटीक है कि आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, अब वो वरिष्ठ शिक्षक वहाँ पर प्रधानाचार्य हो सकता है या शिक्षक ही हो सकता है, वो अलग चीज़ है। अपमान महसूस करेंगे, इसको तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, छात्र पे ध्यान देना आप बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो छात्र फिर बाहर हो जाएगा। आप माता पिता को व्यक्तिगत रूप से चर्चा के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे, आप खुद ही नेता नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तो आपने की क्या है, खुद की गलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो, विद्यार्थी एक दूसरे से दूर हो, या शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नजर रख सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसा होना चाहिए कि जिससे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नजर रख सके, तो ये ऑप्शन सबसे सटीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। छात्र को डांटेंगे, तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे, अभी थोड़ी देर पहले इसी बारे में हम चर्चा की। उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकालेंगे, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, नहीं करेंगे। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, तो हाँ ये थोड़ा ठीक है। अभी और क्या बोल रहे हैं कि वो आपको उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो बहुत ध्यान दे, या तो कक्षा से बाहर निकाल दे, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ऑप्शन ही ठीक है कि आप उसको बार बार पुश करेंगे, बार बार उसे पूछेंगे कि ताकि वो एक्टिव रह सके क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अब देखो किस विकास की बात कर रहा है, सामाजिक विकास। जाति भेद है, आनुवंशिक है, वातावरण है, आनुवंशिक और वातावरण दोनों है, तो यहाँ पर सामाजिक विकास की बात हो रही है। सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो उसका वातावरण, उसके आसपास कैसे लोग हैं। ठीक है, तो जो आसपास लोग हैं, आसपास का वातावरण कैसा है, वो उसके सामाजिक विकास पर प्रभाव डालेगा। और रही बात अगर विकास की बात करें कि जो भी बालक की जो ग्रोथ होती है उसमें दोनों का प्रभाव होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है, तो आनुवंशिक और वातावरण जो किसी का भी जो भी विकास होता है, विकास का जो यहाँ पर सिर्फ इसका फॉर्मूला बनता है कि आनुवंशिकता और वातावरण का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, किसी भी बालक की जो विकास होता है। ठीक है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब सामाजिक विकास की बात की है तो सामाजिक विकास केवल वातावरण से ही यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, वातावरण का ही प्रभाव इसमें पड़ रहा है। आनुवंशिकता का वातावरण उससे सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, या विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, या विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने कोई क्या ली, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा जो आप ली है, परीक्षा लेने का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है डी ऑप्शन कि शिक्षार्थी का शैक्षिक विकास, अर्थात मेन है बात किसकी हो रही है, विकास की हो रही है, विकास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है इसका सबसे सटीक है। पूरे वर्ष याद क्या हमें रटाना नहीं है, उसको रटो तो बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की, विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक बच्चे को शिक्षक के द्वारा, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है, अध्यापन में निपुणता होना चाहिए उसको कि वो अध्यापन में बिल्कुल निपुण है, भाषण कला में सिद्ध हस्तता होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल व्यास जी हैं, या अनुशासन प्रियता है, बहुत अनुशासन में रहता है, या व्यवहार
कुशलता। तो अध्यापक का प्रमुख गुण कौन सा है इसमें, प्रमुख गुण कौन सा होगा, तो वो होगा अध्यापन में निपुणता। ठीक है, व्यवहार कुशलता तो कोई भी हो सकता है, अनुशासन, प्रियता, इतना उचित नहीं है यहाँ पर, भाषण कला में सिद्धहस्तता। तो यहाँ पर क्योंकि अध्यापक है तो अध्यापक का सबसे मेन क्या है, अध्यापन में निपुण होना उसका बहुत जरूरी है, ये प्रमुख गुण होना चाहिए एक अध्यापक के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों होना चाहिए अध्यापक को, जिससे वो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके और छात्रों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो ये क्या है, मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 26 है दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान निम्न के उत्पाद हैं। किसके उत्पाद हैं सारी चीज़ें, दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप कैसे कैसे धारणाएं आपके दिमाग में आ रही है, कैसे कैसे आपके अंदर स्किल है और नॉलेज कैसा है, वो किसके उदाहरण है, वो है यहाँ पर है अधिगम, अनुसंधान, आनुवंशिकता, स्पष्टीकरण। तो किसके होंगे, वो है अधिगम के। अधिगम बोलो सीखने का, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतने ज़्यादा ही आपके हिसाब से दृष्टिकोण आपका बनेगा, धारणाएं वैसी उसी हिसाब से आपके अंदर आएगी। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उस हिसाब से आपके अंदर जो कौशल विकसित होंगे और उतना ही ज्ञान होगा। ठीक है, आनुवंशिकता का तो ये तो क्या है, वो आनुवंशिकता हो गई। अब कोई पेट के अंदर से अभिमन्यु बन के तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अधिगम करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया हो रही है, बोलना, सुनना, देखना और निरीक्षण करना, ये भी होती है, लिखना। अच्छा, यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है, आप बोलते हैं और सुनते भी हैं, देखना है और निरीक्षण करना भी है यहाँ पर, और लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, और कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो सबसे अच्छा अनुशासन रखने में सफल कब होगा, सी ऑप्शन, कि बच्चों के साथ विनम्र भी रहे और दृढ़ भी रहे। ठीक है, विनम्र रहे जिससे बच्चे उससे क्या करें, संप्रेषण कर सकें, और दृढ़ भी उसको रहना पड़ेगा जिससे अनुशासन भी बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मूल्य शिक्षा से आशय है। मूल्य, ठीक है, जो मूल्य होते हैं मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मूल्य शिक्षा से आशय क्या है, विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना है, विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना है, सद्गुणों का समावेश करना है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो मूल्य किसको बोलते हैं हम, कि भाई मूल्य होते हैं संस्कार, कैसे संस्कार किसी के वो उसके मूल्य अच्छे हैं। ठीक है, तो संस्कारों की बात हो रही है, सद्गुणों की यहाँ पर बात हो रही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, सद्गुणों का समावेश। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा इससे आशय क्या है, सद्गुणों का, उसके अंदर कैसे गुणों का समावेश है। ठीक है, संस्कृति के प्रति लगाव, चाहे वो संस्कार के हो गए, सद्गुण, ये सारी चीज़ें क्या है, मूल्यों के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि अशुद्ध आचरण सुधारा जा सकता है। अशुद्ध आचरण नहीं, अशुद्ध उच्चारण है ये। ठीक है, उच्चारण है ये, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई लिखते टाइम। अशुद्ध उच्चारण कैसे सुधारा जा सकता है, पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंडों में बांट कर, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज के 30 क्वेश्चन।